जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं फॉर आवर सीएसडब्ल्यूटी स्टूडेंट्स। चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर में ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। इनफैक्ट बाकी बहुत से चैप्टर्स का ये एक बेस है। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, अग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो कि इस चैप्टर में हम लोग सीखते हैं। एजेंसी के बारे में, बेलमेंट के बारे में थोड़ा बहुत क्रक्स हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर जो आपके सीएसडब्ल्यूटी के सिलेबस में कवर अप किया गया है, बहुत डिटेल्ड या एग्जॉस्टिव वे में नहीं किया गया है, एक कंसाइज वे में किया गया है। तो उसी कंसाइज वे में हम लोग भी इस चैप्टर को कवर अप करेंगे। ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा रिवीजन एक्सपेक्टेडली 2 से 3 क्लासेस के अंदर में खत्म हो जाएगा। तो आज हमारी रिवीजन क्लास नंबर 1 है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जैक्टली क्या है। तो देखो होता क्या है, आमतौर पर दो पार्टीज हमेशा आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि लॉ के अलग अलग बाइफर्केशंस हैं, जिसके अंदर में एक बाइफर्केशन है आपका मर्केंटाइल लॉ। देखो बहुत से रिलीजियस लॉज भी होते हैं, बहुत से पर्सनल लॉज भी होते हैं। वैसे ही करके यहां पे एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ लॉ है, जैसे कॉर्पोरेट लॉज होते हैं, वैसे ही एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ लॉ है विच इज मर्केंटाइल लॉ। बताइए क्या, मर्केंटाइल या कमर्शियल लॉ। तो ये मर्केंटाइल या कमर्शियल लॉज के अंदर में एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ होता है आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हर एक प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट जो कि दो पार्टीज आपस में कर रही हैं उसमें एप्लीकेबल होता है। तो हम लोग सीख रहे हैं कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, उनमें क्या लॉज एप्लीकेबल होते हैं। आइए समझते हैं इस बात को। सबसे पहले हम लोग को मतलब सिखाया गया कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या। तो वी से कॉन्ट्रैक्ट इज क्या, इट इज एन अग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। कम ऑन स्पीक आउट, क्या, इट इज एन अग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है सर, व्हाट इज एन अग्रीमेंट। हम लोग कहते हैं अग्रीमेंट is every promise या set of promises forming consideration for each other। तो दो चीजें हम लोग को शुरुआत में सीखनी है, एक कॉन्ट्रैक्ट which is an agreement enforceable by law and what is agreement, it is promise या set of promises and these promise या set of promises form consideration for each other। ठीक है, अब और इसको हम लोग फटाफट समझते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि आप मेरे लिए बिल्डिंग बनाना, हम उसके बदले आपको 50 लाख रुपया देंगे, तो आप मेरे लिए बिल्डिंग बनाओगे, ये आपका प्रॉमिस है। हम आपको 50 लाख रुपया देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। मेरा प्रॉमिस आपके लिए कंसिडरेशन है, आपका प्रॉमिस मेरे लिए कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन मतलब बदले में क्या मिलेगा। तो एवरी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस विच फॉर्म कंसिडरेशन फॉर ईच अदर is called as क्या, agreement। तो an agreement is a promise या set of promises which form consideration for each other। ठीक है, अच्छा अब समझना बात को, सारे agreements कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जैसे मान लो हमने तुमसे वादा किया कि देखो एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आओ, हम तुमको एक मोबाइल फोन गिफ्ट करेंगे। क्या चाहिए, आईफोन 14 चाहिए। CS80 निकालने पर आईफोन 14 चाहिए। घर पे ऐसी मांगे रखी है कभी आपने? हाँ, इसने रखी है। तो समझो ध्यान से, हमने आपसे कहा एग्जाम पास कर लो, हम तुमको एक मोबाइल फोन गिफ्ट करेंगे, छोटा वाला, जियो वाला। ये बताओ तुमने एग्जाम पास कर लिया और हमने मना कर दिया, तो क्या जाके केस कर दोगे? करोगे नहीं? ये बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या हम आपके साथ में कोई लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे थे ये वादा करके? नहीं।
वो तो ऐसे ही वादा कर दी, वो तो ऐसे ही वादा करती है। ठीक है, आज सोनू आया नहीं है, ठीक है, लेकिन सोनू का एग्जाम्पल तो लिया जा सकता है। सोनू भाई साहब सुनिए, सोनू ने वादा किया मिस सोनी को, सोनू ने वादा किया सोनी को क्या, कि शाम को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं, पिक्चर दिखाऊंगा मैं। ठीक है, ये सारे के सारे वादे किसने किए? सोनू ने। किसको वादा किया? सोनी को। लेकिन सोनू की क्लास थी, ठीक है, सोनू वॉज अ सीए स्टूडेंट, सोनू की क्लास थी, तो फिर क्या सोनू आ पाया? न सोनू आया, ना उसका कोई संदेश। अब ये बताओ, क्या सोनी जाकर के कोर्ट में केस कर सकती है कि इसने वादा किया था तो निभाना पड़ेगा? क्या इसने वादा किया था? वादा तो किया था, प्रॉमिस था, प्रॉमिस था, एंड प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस, ये सेट ऑफ प्रॉमिस था। ठीक है, अगली भी प्रॉमिस कर रही थी कि मैं जाऊंगी घूमने साथ में, ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, तो सोनू ने वादा किया, सामने वाले ने भी वादा किया, लेकिन ये बताओ क्या ये वादा निभाना पड़ेगा, ऐसे जरूरी है? नहीं, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल नेचर का अग्रीमेंट था। और ऐसे अग्रीमेंट्स जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या सोनी जाकर के कोर्ट में केस कर सकती है कि हमको चाहिए पैसा और हमको चाहिए मूवी की टिकट, ये सब नहीं। तो in that case this is an agreement which is not enforceable by law, and any agreement which is not enforceable by law will be not a contract. So all agreements are not contracts, but all contracts have to be an agreement. So what is a contract? A contract is an agreement, यानी agreement होना चाहिए, और वो agreement सारे agreement से काम नहीं चलेगा। सोनू और सोनी के बीच में agreement तो हुआ, लेकिन क्या वो contract बना? नहीं। क्यों? क्योंकि वो enforceable by law नहीं था। तो an agreement which is enforceable by law will be called as contract. अब say for example सिद्धि वादा करती है, हमारा नाम भी सिद्धि कितने सिद्ध, ढेर सारे पीछे कोई, हाँ, सिद्धि वादा करती है अमृता से कि भाई अमृता हमको 1 लाख रुपए दो, हम तुमको एक जादू की पोटली देंगे, उस जादू की पोटली से तुमको ढेर सारा सोना निकलेगा। ठीक है, और ये बताओ बाद में जाकर के 1 लाख रुपए अमृता ने दे दिया सिद्धि को, ठीक है, और वो कहती है कि अब जादू की पोटली तो हमारे पास में नहीं है, तो क्या सिद्धि फोर्स कर सकती है, सॉरी अमृता फोर्स कर सकती है सिद्धि को कि नहीं हमको तो जादू की पोटली चाहिए? नहीं, क्योंकि सर ये कहां से, ये तो इम्पॉसिबल बात है ना। इसने कहा 1 लाख रुपए दो, हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, तो क्या चांद तारे तोड़ लाएंगे इज पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट तो कर बैठे लेकिन इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल दिव्यांशु ने पैसा लिया है 10 लाख रुपया, ठीक है, इसके बदले दिव्यांशु क्या कर रहा है? ड्रग सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये बताओ सामने वाला अगर ये बाद में 10 लाख रुपए देने के बाद, ऐसे मत देखिए उसको बेचारे को, तो ये बताइए 10 लाख रुपए लेने के बाद दिव्यांशु मना कर देता हम ड्रग सप्लाई नहीं करेंगे, सामने वाला केस कर देगा, देखिए मेरा ड्रग सप्लाई नहीं कर रहा है। अग्रीमेंट तो हुआ लेकिन इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है क्योंकि इलीगल है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है क्योंकि इम्पॉसिबल है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं था क्योंकि सोशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था। तो एक अग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा व्हेन इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है 2H, अग्रीमेंट का सेक्शन है 2E। बोलो, अग्रीमेंट का 2E, कॉन्ट्रैक्ट का 2H। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट, एंड promise a set of promises forming consideration for each other will be called as agreement. Is this clear everybody? Students, please confirm in the chat section, is this clear?
एक अग्रीमेंट तभी बनता है, एक अग्रीमेंट तभी बनता है व्हेन देयर इज प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन। यानी एक अकेला पर्सन क्या खुद में अग्रीमेंट कर सकता है? नहीं। अग्रीमेंट तभी बनेगा, आप खुद से कुछ वादा कर रहे हैं, नहीं, वो अग्रीमेंट नहीं है, वो इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, तो जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपने खुद से प्रॉमिस कर दिया, ठीक है, हम खुद से ये डिसाइड कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे, बाद में तुम आकर के कह दो कि नहीं आपने तो जबान दिया था। हम लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ था, तो अग्रीमेंट होने के लिए दो लोगों की जरूरत है। हम अपने मन से किसी भी कागज पे लिख करके कुछ भी कर दें, वो एक अग्रीमेंट नहीं बनता। ठीक है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, आप अकेले कोई अग्रीमेंट नहीं कर सकते। हाँ, विल वगैरह की बात अलग है, विल आप खुद से अपना लिख सकते। ठीक है, तो विल अलग बात है। कंसेंसस एड इडम होना चाहिए। अग्रीमेंट तभी बनता है जब हम और आप सेम चीज के लिए अग्री करें। मस्ट एग्री अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अग्रीमेंट इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। जैसे हमने आपको 100 रुपया दिया, हमने कहा कि भाई मेरे को एक पेन सप्लाई करना। ठीक है, मेरे मन में तो था आप मेरे को एक इंक पेन सप्लाई करोगे बढ़िया वाली, और आपने मेरे को वो 3 रुपए वाली डॉट पेन सप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये बताओ कि हमारे बीच का वो अग्रीमेंट वैलिड था? नहीं, क्योंकि हम तो कुछ और सोच रहे थे, आप कुछ और सोच रहे थे। अगर से फॉर एग्जांपल बंदूक की नोक पर अगर हम आपसे कोई अग्रीमेंट करवा ले तो उसे वैलिड अग्रीमेंट माना जाएगा? नहीं। तो बोथ द पार्टीज मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। ठीक है, मतलब हम लोग सेम चीज समझ रहे थे, हम कुछ गलत या तुम कुछ गलत नहीं समझ रहे थे, सेम टाइम पे हम दोनों अग्री किए एंड इन द सेम सेंस। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन कोई भी चीज जो आपने प्रॉमिस किया है उसको करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहलाती है? आपकी ऑब्लिगेशन। एन ऑब्लिगेशन इज द लीगल ड्यूटी टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग व्हाट वन हैज टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग व्हाट वन हैज प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। इसका मतलब क्या? देखो, सबसे पहले क्या होता है, एक पार्टी, ध्यान सुनना, समझा रहे हैं, एक पार्टी दूसरे को प्रॉमिस करता है, तो जो प्रॉमिस कर रहा है, वादा दे रहा है, उसे हम लोग कहते हैं प्रॉमिसर, और जिसको वादा दिया जा रहा है उसे कहते हैं प्रॉमिसी। जो वादा कर रहा है प्रॉमिसर, और जिसको वादा दिया जा रहा है वो है प्रॉमिसी। वादा करने वाला प्रॉमिसर, जिसको वादा दिया गया उसका। फिर ये भी आगे से कुछ प्रॉमिस करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रॉमिसर, ये हो जाएगा प्रॉमिस। ऑब्लिगेशन किसकी है? प्रॉमिसर की, कि उसने जिस चीज का प्रॉमिस किया है वो उसको पूरा करेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि ये कुछ ऑफर देता है और ये उसको एक्सेप्ट करेगा। सिमिलरली ये कुछ ऑफर देगा और ये उसको एक्सेप्ट, या एक पार्टी ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, तो एक ऑफर या प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है, बोलो क्या? एक ऑफर या प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है, देन इट बिकम्स अ प्रॉमिस। एंड प्रॉमिस, ये जब प्रॉमिस हो या सेट ऑफ प्रोमिसेस हो, ये प्रॉमिस किया फिर बदले में ये भी तो कुछ प्रॉमिस करेगा, भैया हम बिल्डिंग बनाएंगे, तुम बदले में 50 लाख रुपए दोगे, ये भी तो तुम वादा करोगे। तो प्रॉमिस या तो एक पर्सन करेगा कि हाँ भाई हम तुमको गिफ्ट देंगे, ये भी तो एक सिंगल प्रॉमिस भी हो सकता है, सेट ऑफ प्रॉमिस भी हो सकता है। तो प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस, प्रॉमिस या इसका सेट ऑफ प्रॉमिस क्या बनाता है? अग्रीमेंट। और वो अग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ बन जाए, क्या बन जाए? इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो फिर ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। When it is enforceable by law, then it becomes a contract. ठीक है, तो ऑफर या प्रपोजल when accepted will become a promise, and a promise या set of promises will form agreement, and agreement when enforceable by law becomes a contract.
एन ऑफर या प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ विल बिकम, फिर से बोलो, एन ऑफर या प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ promise या set of promises forming consideration for each other. Agreement when enforceable by law becomes. Is this clear? ठीक है सर. क्या सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते? हाँ, सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते. एग्जाम्पल लेके बताइए सर. एग्जाम्पल में सबसे पहला है अग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स. ठीक है, इसके लिए एक और एग्जाम्पल लिया गया. ये भी अग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर है, लेकिन एक और एग्जाम्पल इसका लिया जाता है विच इज डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. क्या है बोलिए? ये डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. ठीक है, अब देखो सोशल मैटर का कॉन्ट्रैक्ट हमने आपको सिखाया. सोनू ने जो सोनी को वादा किया, सोशल मैटर था. एक दोस्त दूसरे दोस्त को वादा करता है, सोशल मैटर है. ठीक है, आपके पिताजी ने आपको वादा किया बच्चे इस बार पास हो जाओ, बस उसके बाद हम पक्का तुमको बढ़िया सी गाड़ी और मोबाइल सब दिलाएंगे. क्या हुआ तेरा वादा? कुछ नहीं. चलो, लेकिन एक और इसमें है डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. ठीक, अब ये सुनना ध्यान से. डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ में एक केस स्टडी है बैल्फर वर्सेस बैल्फर. सर ये क्या कार्तिक कॉलिंग कार्तिक वाला टाइप है क्या? नहीं, ये बैल्फर वर्सेस बैल्फर है. इसके अंदर में एक बैल्फर आदमी बैल्फर है और दूसरा मिस्टर बैल्फर है और दूसरा बैल्फर मिसेस बैल्फर. तो मिस्टर बैल्फर वर्सेस मिसेस बैल्फर, इसमें हुआ क्या? मिस्टर बैल्फर was actually working in श्रीलंका. ठीक है, he was working in श्रीलंका. लेकिन हुआ क्या कि ये अपनी वाइफ को लेकर के गए इंग्लैंड, और इंग्लैंड में इनकी वाइफ पड़ गई बीमार. ठीक है, ये कहां पे काम करते थे मिस्टर बैल्फर? श्रीलंका. और ये अपनी वाइफ को कहां पे ले जाते हैं? इंग्लैंड, क्योंकि मेनली रहने वाले इंग्लैंड के रहते हैं. तो फिर इंग्लैंड ले जाकर जैसे ही ले जाते हैं, इनकी वाइफ पड़ जाती है बीमार. अब भाई बैल्फर को तो वापस से काम पे जाना था. कहां काम पे जाना था? श्रीलंका जाना था. लेकिन वाइफ कहती है कि नहीं, हमको छोड़ करके मत जाओ. बैल्फर कहता है रुको, हम जा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें वादा करते हैं, हम तुमको वादा करते हैं कि हर महीने तुमको हम 50 पाउंड भेजा करेंगे. हर महीने तुमको 50, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, हर महीने तुमको 50 पाउंड भेजा करेंगे. तो ये कह करके मिस्टर बैल्फर कहां चले जाते हैं? श्रीलंका. अब मिसेस बैल्फर बीमार कहां पड़ी गई? इंग्लैंड में. अब मिसेस बैल्फर कब से राह देख रही है कि इनके पतिदेव का पैसा आएगा तो इनका खर्चा पानी चलेगा. लेकिन मिस्टर बैल्फर ये भेजते हैं कि नहीं भेजते? नहीं भेजते. अब मिसेस बैल्फर जाकर के केस कर देती हैं कोर्ट में, और कोर्ट में जाकर के केस करके ये कहती हैं कि देखिए, इन्होंने वादा किया था कि ये हमको पैसा दिया करेंगे, लेकिन इन्होंने पैसा दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया. तो ये पैसा, क्योंकि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो फिर हमको ये पैसा रिकवर करना है. तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट था, ये एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट था. ये क्या था? डोमेस्टिक अरेंजमेंट था, और इसके लिए आप केस नहीं कर सकते. सर वो कभी कभी होता है ना कि कोर्ट कह देता है कि 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए मेंटेनेंस के तौर पे देना पड़ेगा. वो मेंटेनेंस का अलग है केस, उसमें कोर्ट कहता है, वो केस अलग है कि अगर मान लो हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया, तो फिर हस्बैंड को वाइफ को कुछ पैसा जो है देना पड़ेगा, वो अलग केस है. उसको अगर मिक्स ना करो तो से फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को वादा कराए कि वो उसको हर महीने 5,000 रुपया देगा ही देगा, और अगर वो किसी महीने ना दे, तो क्या वाइफ के पास में लीगल राइट है कि वो केस कर सकती है? नहीं. वाई? बिकॉज दिस इज अ डोमेस्टिक अरेंजमेंट. ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? एवरीबडी. सर मिस बैल्फोर की
सींग मस्त लग रही है ना लायक। ये सींग नहीं है इसकी, बाल हैं इसके, चुटिया बनाई है इन्होंने। प्रॉपर्टी के केस में वो अलग अलग विवाद है, वो प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, वो सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है हस्बैंड वाइफ के बीच का कॉन्ट्रैक्ट डोमेस्टिक अरेंजमेंट है, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को बहुत सारे वादे करते रहते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पूरे हों। ठीक है, आई विल नीड अ सेपरेट क्लिपिंग फॉर दिस। 3 consequences which follow from the above discussion. To constitute a contract, the parties must intend to create legal relationship. The law of contract is the law of those agreements which create obligation, and those obligations have their source in agreement. Agreement is the, ये हटा दो, ये सब फालतू है। Essential elements of a valid contract section 10 में दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है? सेक्शन, इन्होंने कहा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो ये कुछ 7-8 आइटम्स होने चाहिए, 7-8 क्राइटेरिया पूरी होनी चाहिए। ऑफर और प्रपोजल होना चाहिए। बोलो क्या? ऑफर या प्रपोजल होना चाहिए, और दूसरा पार्टी उस पर अग्री करना चाहिए, यानी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बोलो पहला कंडीशन क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल हमको कुछ पसंद आ जाए, ठीक है, हमने कहा कि भाई साहब वो आपकी घड़ी बहुत मस्त है, हम वो ले रहे हैं, ठीक है, उसके बदले हम आपको कितना पैसा? 200, देख रहे हो, चलो उसके बदले आपको 200 रुपए दे रहे हैं, अच्छी वाली है, दूर से ही चमक रही है, तो उसके बदले आपको 200 रुपया दे रहे हैं। बन गया अग्रीमेंट, बन गया अग्रीमेंट। क्यों? हमने तुमसे पूछा, हमने तुमसे पूछा, हमने तुमसे पूछा भी नहीं, तुम एग्री क्या नहीं करोगे, हमने तुमसे पूछा भी नहीं, तो ना तो ऑफर हुआ ना एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा, एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बोलो क्या? एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हमारे बीच में कोई क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, दोस्ती यारी वाला चलेगा क्या? नहीं, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होनी चाहिए। द एग्रीमेंट इज सपोर्टेड बाय अ लॉफुल कंसिडरेशन। सर लॉफुल कंसिडरेशन माने क्या? बताओ, तुम्हारा मर्डर करना, ड्रग सप्लाई करना, ये सब लॉफुल कंसिडरेशन था? नहीं। अगर अनलॉफुल कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अनलॉफुल कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जैसे से फॉर एग्जाम्पल इन्होंने पैसा लिया, खुलद ना, सही ना बोले, तो खुलद ने पैसा लिया, ठीक है, ये अपने बाजू वाले से, अमृता से 10,000 रुपए लेती है, कहती है कि हमको पैसा दो, आज हम सिद्धि को पीट के आएंगे। ठीक है, तो खुलद ने पैसा लिया, 10,000 रुपए, सिद्धि को पीट के आएंगे। पैसा तो ले लेती लेकिन बाद में पीटती नहीं है, तो ये बताओ अमृता उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकती है कोर्ट में? पैसा दिए थे, पीटी नहीं है, नहीं। वाई? अनलॉफुल कंसिडरेशन। द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर लीगली कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर लीगली कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी किसकी होती है? कोई 18 साल से छोटा बच्चा है यहाँ पे? हाँ, आधार कार्ड से, हाँ वही समझ गए, ये लोग बड़े ही नहीं होते हैं। ठीक है, अरे हमारे यहाँ के जो गार्ड साहब हैं वो हमसे भी छोटे हैं। तुम लोग ने देखा उनको? वो मालूम वो हमसे भी छोटे हैं आधार कार्ड के हिसाब से। तो सुनो मेरी बात, लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए। क्या 18 साल से छोटा बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक है, कुछ केसेस में कर सकता है, हम लोग बाद में सीखेंगे। क्या हम किसी एनिमी के साथ में, इस समय यूक्रेन वाले रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, रशिया वाले यूक्रेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच में क्या चल रहा है? वो समझो, कॉन्ट्रैक्ट का मेन एसेंशियल एलिमेंट क्या है? तुमको कोर्ट में देख लेंगे अगर नहीं किए तो, यही ना होता है। देयर हैज टू बी इन्फोर्सिबिलिटी, अदरवाइज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? कुछ नहीं, बट देयर हैज टू बी क्या? इन्फोर्सिबिलिटी। तो भैया अगर दो देशों के बीच में वॉर चल रहा है तो इन्फोर्सिबिलिटी आएगी ही नहीं। तो क्या अगर कोई एनिमी है मेरा, दुश्मन माने क्या पाकिस्तान हमारा दुश्मन है? नहीं, क्योंकि वॉर नहीं चल रहा। लेकिन अगर किसी के अगेंस्ट वॉर चल रहा है तो इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो जाती है।
जेन्युइन कंसेंट होना चाहिए बिटवीन द पार्टीज, द ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लीगल, द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर सर्टेन एंड द अग्रीमेंट इज कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। यानी अग्रीमेंट, अच्छा, द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर सर्टेन, ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन इज लीगल, ये तो हमने सिखाई दी आपको। ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, किसी गलत काम के लिए नहीं, उसका कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए, उसके बदले में जो दें वो भी लीगल होना चाहिए। मान लीजिए आपने हमको टीवी सप्लाई किया, उसके बदले आपको ड्रग सप्लाई कर दे, दैट इज कंसिडरेशन इज इलीगल। ठीक, द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर सर्टेन, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर सर्टेन मतलब डेफिनेट होना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं होगा ही होगा, नहीं, कंफर्मिटी की बात नहीं हो रही है यहां पे, बात हो रही है टर्म शुड बी सर्टेन। हम आपको पढ़ाएंगे, आप मेरे को ढेर सारा पैसा देना। आपने सोचा कि 100 रुपए निकाल कर, सर ढेर सारे पैसे, और हम सोच रहे थे कुछ अलग, तो क्या हमारा टर्म सर्टेन था? नहीं। ठीक, तो ढेर सारा पैसा देना, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है आपको मेरे लिए, हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, सर्टेन है कुछ? नहीं, इट हैज टू बी सर्टेन, द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी सर्टेन, द मीनिंग हैज टू बी सर्टेन, द एग्रीमेंट इज कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म, द एग्रीमेंट इज कैपेबल ऑफ बीइंग। चांद तारे तोड़ लाएंगे, जादू दिखाएंगे आपको, उसमें से जादू वाली पोटली देंगे, उसमें से सोना निकलेगा, नहीं, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। तो ये इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए। बताओ, सबसे पहला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दूसरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तीसरा लॉफुल कंसिडरेशन, चौथा कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, पांचवा जेन्युइन कंसेंट। जेन्युइन कंसेंट माने सर पे बंदूक रख करके कॉन्ट्रैक्ट करवा दें, चल जाएगा? क्यों? जेन्युइन कंसेंट नहीं होगा। ठीक है, कोई नशे की हालत में उसे कॉन्ट्रैक्ट करवा लो, चल जाएगा? नहीं, जेन्युइन कंसेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट इज लीगल, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन होने चाहिए, एंड एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। तो ये इसके हो गए मेन ऑब्जेक्ट्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? ऑफर और प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर और प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर और प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के अंदर में सिंपली आपको यह समझाया गया है कि जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, समझना, ऑफर दो चीजों का हो सकता है, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। बोलो क्या? टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। आई विल provide you some goods, I'll provide you some services, I'll teach you, this is to do something. I'll not open my shop beside your shop, हम अपनी दुकान आपकी दुकान के बाजू में नहीं खोलेंगे, लेकिन उसके लिए हमको 5 लाख रुपए चाहिए। हम आपको फ्रेंचाइजी का राइट दे रहे हैं, किसी और को नहीं देंगे, लेकिन उसके लिए हमको 10 लाख रुपए चाहिए। दिस इज टू डू समथिंग या नॉट टू डू समथिंग। ठीक, तो ऑफर किसी चीज को करने के लिए या किसी चीज को नहीं करने के लिए, दोनों के लिए हो सकता है। आगे से अगर आपको ये शब्द दिखाई दे तो समझ जाओगे इसको। ठीक, तो देखो सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया ऑफर। 2A में क्या है? ऑफर। 2B में मालूम है क्या है? एक्सेप्टेंस। वापस से 2A में क्या था? ऑफर। 2B में एक्सेप्टेंस, 2E में अग्रीमेंट और 2H में कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑफर माने क्या? When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other is called as proposal. जब हम आपको कुछ करने या कुछ नहीं करने के लिए कहते हैं, कोई एक स्टेटमेंट देते हैं और उसमें हम आपकी अप्रूवल लेना चाहते हैं, उसे कहते हैं ऑफर। सुनना, बड़ा मजेदार डेफिनेशन है और सीखो इसको। ये पेन 20 रुपए का है, ये ऑफर हुआ कि नहीं हुआ? ये पेन 20 रुपए का, ये ऑफर नहीं है। क्यों? हम आपकी एक्सेप्टेंस लेने के लिए ऐसा नहीं कर रहे। ऑफर एक्सेप्टेंस लेने के नजरिए से किया जाता है। ये तो मेयर एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है
ये 10 रुपए का, ये 20 रुपए का है, तो एक स्टेटमेंट है। ये पेन 20 रुपए का, क्या आप खरीदोगे? ये हुआ ऑफर। ठीक है, ये पेन 20 रुपए का है, इज नॉट एन ऑफर। क्या आप ये पेन 20 रुपए में खरीदोगे? इज एन ऑफर। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर। तो हम आपको ये बेचना चाहते हैं 20 रुपए में, क्या आप इसे खरीदोगे? दिस इज आई एम डूइंग समथिंग, और उसमें हमें आपका अप्रूवल चाहिए, कंसेंट चाहिए। सर ऑफर के क्या नियम कायदे हैं? ऑफर के बिना अपने नियम कायदे हैं। जैसे समझो, ऑफर के अपने नियम कायदे हैं। अब आपने कहा सर ऑफर निकालो, तो ऑफर कैसा हो सकता है? क्या हम जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, क्या हम ऐसा ऑफर बना सकते हैं? देखो, क्या आप ये पेन खरीदोगे? अगर आपको ये पेन नहीं खरीदना है ना, तो इन दैट केस तुम्हें हमको लिखित तौर पे मना करना पड़ेगा कि ये हम पेन नहीं खरीदेंगे, नहीं तो मान लेंगे तुमने पेन खरीद लिया। अरे गजब जबरदस्ती है, ये तो गजब जबरदस्ती है। नहीं खरीदना है तो आओ, लिखो, रिटर्न एप्लीकेशन दो, नहीं तो मान लेंगे खरीद लिया। इसे थोड़ी चलता है। यानी तुम ऐसा ऑफर नहीं कर सकते जिसको न मानने पर आप एक्सेप्टेंस मान लो। An offer cannot be such that not doing something will amount to acceptance. What does it mean? What does it mean? कि अच्छा, यहां पे उसके बारे में बहुत प्रॉपर दिया हुआ नहीं है, बट एक ऑफर ऐसा नहीं हो सकता है जिसमें कुछ नहीं करने से उसको क्या मान लिया जाए? एक्सेप्टेंस। क्या रूल सब सीधे सीधे उस पे आते हैं। ऑफर क्लियर, डेफिनेट, कंप्लीट और फाइनल होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। मतलब क्या? हम से फॉर एग्जांपल आपसे कहते हैं कि आप मेरे को 20,000 रुपए दो, हम आपको एक टीवी सप्लाई कर देंगे। आप मेरे को 20,000 रुपए दो, आपको एक टीवी सप्लाई करेंगे। अरे भैया कौन सी टीवी? क्या ये डिफाइंड है? नहीं। तो ऑफर क्या डेफिनेट है? नहीं। क्लियर है? नहीं। सो इट मस्ट बी क्लियर, डेफिनेट, कंप्लीट एंड फाइनल। फाइनल ऑफर होना चाहिए। आप मेरे को पैसे दो, फिर हम सोचेंगे इसका क्या करना है, ये फाइनल ऑफर नहीं है। एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफर जो है वो ऑफरी को कम्युनिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा जैसे ऑफर, इसके अंदर में ना एक केस स्टडी आती है, लिख लो इसके अंदर में, लालमन वर्सेस गौरीदत्त। लालमन वर्सेस गौरीदत्त। लालमन वर्सेस गौरीदत्त का केस समझेंगे सभी लोग। इसमें क्या हुआ, ये था अपना गौरीदत्त। आपको ये एकदम नौजवान दिखता है या बुढ़ा दिखता है? बुढ़ा दिख रहा है। ये कौन है? लालमन। लालमन का एक नेफ्यू था, रुको, लालमन का एक नेफ्यू था और ये था एकदम बदमाश। ये नेफ्यू एक दिन भटकते भटकते कहीं दूर चला जाता है। ठीक है, क्या ये लालमन को फिर दिखाई दे रहा था? नहीं। लालमन का रो रो के बुरा हाल। लालमन सोचता है मेरा नेफ्यू कहां गया, मेरा भांजा कहां गया। उतने में आता है उसका नौकर गौरीदत्त। गौरीदत्त कहता है रुकिए साहब, मैं खोज करके आता हूं आपके भांजे को। तो गौरीदत्त जाता है, खोज के आ जाता है। गौरीदत्त किसकी तलाश में है बताओ? नेफ्यू की तलाश में। वो कहता है रुकिए मैं खोज के लाता हूं। अब ये इसको देख रहा है कि ये कहां पर है, जाएगा इसको खोजने के लिए निकल पड़ा। उतने में लालमन एक अखबार में इश्तिहार निकालता है कि जो मेरे भांजे को खोज करके लेके आएगा उसको हम 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। कौन कहता है?
लालमन कहता है कि अरे भाई मेरा भांजा खो गया है, जो इसको खोज करके लाएगा हम उसको 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। गौरी दत्त इसके बारे में अनजान रहता है और एक गली के मोड़ पर ये उसका बदमाश भांजा मिल जाता है और वो उसको ऐसे खींच करके किसके पास ले आता है, लालमन के पास, और लालमन बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, अब ये नेफ्यू किसको लौटा दिया गया, लालमन। बाद में जैसे ही इसको लौटा करके निकलता है, इसको मालूम चलता है कि इसके ऊपर तो 1 लाख रुपए का इनाम था। तो वो जाकर के लालमन से कहता है कि भैया लालमन, हमको ये इनाम दो। अच्छा, हमने नाम बदल दिया लगता है, हमने नाम बदल दिया। हाँ, ये हमने एक्चुअली नाम बदल दिया। इनका नाम रहता है गौरी दत्त और ये जो नौकर रहता है इसका नाम रहता है लालमन। ठीक है, समझो ना, नाम से भी समझ में आ रहा है। तो इसका नाम रहता है गौरी दत्त और इसका नाम रहता है लालमन। तो भैया गौरी दत्त को इनाम देना था, लालमन कहता है कि भैया मेरे को इनाम दो। गौरी दत्त कहता है कैसा इनाम, लालमन कहता है वो आपने 1 लाख रुपए का इनाम जारी किया है ना, देखिए अखबार में अभी हमने पढ़ा। तो गौरी दत्त कहता है कि लालमन ये बताओ क्या तुमको इस ऑफर की जानकारी थी? वो कहता है नहीं। तो अगर ऑफर की जानकारी नहीं थी तो क्या इसका एक्सेप्टेंस हुआ? नहीं हुआ। अगर तुमको ऑफर की जानकारी नहीं थी तो उसका एक्सेप्टेंस भी नहीं माना जाएगा। फिर से किसका नेफ्यू खो गया? गौरी दत्त का। और उसको ढूंढ के कौन लाता है? लाल। गौरी दत्त ने दिया था अखबार में इश्तिहार जिसके बारे में लालमन को मालूम नहीं था। लेकिन बाद में अगर लालमन उस पैसे को क्लेम करे तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो गौरी दत्त का ऑफर था कि जो ढूंढ करके लाएगा उसको 1 लाख रुपया मिलेगा, ये लालमन को मालूम नहीं था। और जब ये ऑफर की जानकारी नहीं है तो उसका एक्सेप्टेंस भी नहीं हो सकता। समझे कि नहीं समझे? यानी अगर तुमको किसी चीज की जानकारी, किसी ऑफर की जानकारी नहीं है और झटके से तुम उसको कर ही दो, तो इन दैट केस उसका एक्सेप्टेंस भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? Everybody in the live chat, please confirm. Is this clear? Next. The communication of an offer may be made by express words, oral या written, and the communication of the offer may be general या specific. General offer भी हो सकता है, specific offer भी हो सकता है। बोलो क्या? General offer भी हो सकता है या स्पेसिफिक ऑफर भी हो सकता है। द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर में भी जनरल या स्पेसिफिक, यानी हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को भी कह सकते हैं या हम इन जनरल सबको भी कह सकते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में भी जनरल और इट में भी स्पेसिफिक। जनरल मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो सबके लिए है। स्पेसिफिक मतलब अगर हम कहें 3, 4, 5, 10, 100, 50 लोगों के लिए है तो वो क्या हो गया? स्पेसिफिक। लैप्स ऑफ ऑफर, यह ऑफर कब खत्म हो जाता है? अगर उसको समय रहते एक्सेप्ट ना किया जाए, अगर उसको सही मोड पे एक्सेप्ट ना किया जाए। हमने ऑफर दिया था, जैसे मान लो एक कंपनी ने ऑफर दिया कि मेरे पास एक ऑफर है, यह हमारा कूपन है, इस कूपन को जो 10 तारीख तक में परचेज करेगा, रिडीम करेगा, उसको 500 रुपए का डिस्काउंट। तो उसने एक मोड बताया, आपको कूपन देना पड़ेगा। उसने एक समय बताया 10 तारीख तक। तो अगर 10 तारीख तक आप नहीं करते हो या कूपन सही से जमा नहीं करते हो तो फिर वो ऑफर वैलिड नहीं रहेगा। तो इट शुड बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड, इट शुड बी विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। द ऑफरी रिजेक्ट्स इट बाय डिस्टिंक्ट रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट इट। यानी अगर आपने ऑफर किया और ऑफरी ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो भी वो ऑफर क्या हो जाता है? लैप्स। जैसे आज हमने तुमसे कहा कि क्या ये पेन 10 रुपए में खरीदोगे? आपने कहा नहीं, और अगले दिन आकर के कहते हो हाँ हमको मंजूर है। तुम कहेंगे क्या मंजूर है? अरे वो 10 रुपए वाला ऑफर, हमने कहा वो वहीं पे लैप्स कर गया। तुमने एक बार ना कर दिया तो वो ऑफर लैप्स। चौथा, ईदर द ऑफरर और द ऑफरी डाइस, या तो ऑफरर मर जाए या तो ऑफरी, या फिर एक्सेप्टर कोई कंडीशन को पूरा ना कर पाए, या ऑफरी एक काउंटर ऑफर कर दे। काउंटर ऑफर का मतलब समझना, अगर एक ऑफर के बदले में दूसरा ऑफर कर दे, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल कल हम सब्जी खरीदने गए, हमने पूछा
कि भैया ये धनिया कैसे दिया, उसने कहा 30 रुपए पाव, ठीक है, डू ना, धनिया 30 रुपए पाव, पाव, हाँ मे बी, तो उसने कहा 30 रुपए का पाव, हमने कहा भैया 25 दोगे, 25 में लगाओगे, तो बताइए ये क्या है, काउंटर ऑफर। उसने हमको ऑफर दिया 30 रुपए का खरीदोगे, हमने कहा नहीं 25 रुपए का दोगे, फिर उसने कहा कि चलिए भैया मेरा ना आपका 28 रुपए में डन करते हैं, तो दिस इज क्या, काउंटर ऑफर। इट अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। तो 30 के बदले जैसे ही हमने 25 कहा, उसका 30 वाला ऑफर रिजेक्ट हो गया, और उसने जब 28 कहा तो मेरा 25 वाला ऑफर रिजेक्ट हो गया, इसे कहते हैं काउंटर ऑफर। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब नहीं पढ़ना। एक सिंपल सी बात है, सर ऑफर को क्या रिवोक किया जा सकता है? जैसे तुमने हमको एक ऑफर दिया था, तुमने हमको एक चिट्ठी लिखी और कहा कि सर ऐसा है, हमें अपना एक पीस ऑफ लैंड बेचना है, क्या आप इसको 15 लाख रुपए में खरीदोगे? और वो ऑफर मेरे पास में अभी पड़ा हुआ है। मेरे एक्सेप्टेंस देने से पहले, इससे पहले कि हम तुमसे कहते हैं हाँ हम इसमें एग्रीड है, क्योंकि अगर हम कह देते हैं हाँ हम इसमें एग्रीड है तो तुरंत एग्रीमेंट बन जाता, लेकिन मेरे एक्सेप्टेंस देने से पहले आपने उस ऑफर को रिवोक कर दिया। लेकिन क्या मेरे एक्सेप्टेंस देने के बाद उसको रिवोक कर सकते हो? नहीं। यानी एक ऑफर को रिवोक करने का मतलब हुआ वो वापस लेना। तो एक ऑफर क्या देने के बाद वापस रिवोक किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है, बट इट शुड बी बिफोर एक्सेप्टेंस। तो एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस, बस। तो ऑफर किसमें था? 2A। एक्सेप्टेंस किसमें है? ऑफर किसमें? 2A। एक्सेप्टेंस 2B। अग्रीमेंट 2E। कॉन्ट्रैक्ट 2H। ठीक है, ऑफर 2A, एक्सेप्टेंस 2B, अग्रीमेंट 2E, कॉन्ट्रैक्ट 2H। 2B of the contract, when a person to whom proposal is made signifies his assent। अगर प्रपोजल पे अपना असेंट दे दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? एक्सेप्टेंस। उसे हम लोग कहते हैं एक्सेप्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट, रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस। क्या रूल्स हैं विच गवर्न एक्सेप्टेंस? सर जैसे अभी हमने एक्सेप्टेंस का एक नियम पढ़ा, क्या हम ऑफर में कहे तुमसे, सुनना, हमने तुमसे ऑफर में कहा कि अगर तुमको मंजूर है तो लिख के जमा कर देना। ये तो ऑफर कर सकते हैं ना, अगर तुमको मंजूर है तो कूपन लाके जमा कर देना, अगर तुमको मंजूर है तो इसका लिखित तौर पे रिप्लाई कर देना यस, मेरे ऑफर में ये चीजें तो हो ही सकती है। तो एक्सेप्टेंस उसी मोड पे होना चाहिए जिस मोड में प्रिस्क्राइब किया गया, उतने समय में होना चाहिए जितने समय में कहा गया, और एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड नहीं हो सकता। ऑफर में कंडीशंस हो सकती हैं, अगर तुमको ये मंजूर है तो आज शाम तक हाँ करना पड़ेगा। मेरे ऑफर में कंडीशन है आज शाम तक का समय है तुम्हारे पास। और तुम क्या अपने एक्सेप्टेंस में कंडीशन लगा सकते हो, हमको मंजूर है लेकिन 1 लाख रुपए में नहीं 80,000 रुपए में करेंगे। तो ये तुम्हारा एक्सेप्टेंस कहां हुआ? अब तुमने क्या दे दिया? काउंटर ऑफर। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी क्वालिफाइड, ऑफर कैन बी क्वालिफाइड। सर क्वालिफाइड माने पढ़ा लिखा? नहीं, क्वालिफाइड माने कंडीशन। ऑफर में कंडीशन लगा सकते हैं, एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं लगा सकते। अगर तुमको ये कॉन्ट्रैक्ट मंजूर है तो तुमको 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। भाई तुम उसमें हाँ या ना कहो, लिखित तौर पे करो। अब अच्छा देखो उसमें क्या है, कंडीशन भी लगा दी हमने, 50,000 रुपए डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब तुम ये नहीं कह सकते हो हाँ हमको ये मंजूर है लेकिन हम 50,000 का डिपॉजिट नहीं करेंगे, तो भैया एक्सेप्टेंस कहां हुआ? तब तो तुमने एक नया ऑफर दे दिया कि हम बिना डिपॉजिट के कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस यानी वर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है या इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस और इट में भी इंप्लाइड। एक बस जा रही थी, ऑटो जा रही थी, यहां से
कहां जा रही थी? कैंट, रेलवे स्टेशन जो है कैंट, ये अपना एरिया जो है दैट इज लोहरावीर इन वाराणसी, और कैंट जा रहा था। तो यहां से ऑटो जा रही थी कैंट 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 कैंट, ठीक है। और से फॉर एग्जाम्पल दीप्ति जाकर के उसमें बैठ जाती, ठीक है। तो जाकर के बैठ जाती है, कैंट आता है और वहां पे उसको उतार दिया जाता है दीप्ति को। अब वो ऑटो वाला कहता है मैडम पैसे, कहते कैसे पैसे, तुमने मेरे को ऑफर तो किया नहीं और हमने तुमको एक्सेप्टेंस तो दिया नहीं, तुम कैंट 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 चिल्ला रहे थे, हम जा करके बैठ गए। क्या हमने तुमसे कहा कि हमको तुम्हारा कैंट तक जाने का ऑफर एट द प्राइस ऑफ ₹5 मंजूर है? देयर इज नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। दीप्ति, आपका उस ऑटो में बैठ जाना एक इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। बोलो क्या है? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। उसको बोला कि एक्सेप्ट करते हैं, आई एक्सेप्ट योर ऑफर ऑफ कैन 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 कैन, नहीं, नो नो एक्सेप्टेंस वाज गिवन, बट दिस वाज implied. Implied how? By conduct. Implied by conduct, or implied from the conduct of the parties. If a particular method of acceptance is prescribed, तो वो मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस में अनक्वालिफाइड होना चाहिए। अनक्वालिफाइड माने कंडीशनल नहीं हो सकता है। काउंटर ऑफर का मतलब हो जाता है रिजेक्शन देना। अगर कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे रहे हो उसका मतलब वो काउंटर ऑफर हो गया। काउंटर ऑफर करने का मतलब आपने ऑफर को क्या कर दिया? रिजेक्ट। एक्सेप्टेंस नहीं होता। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। सुनो, एक कंपनी का ऑफर लेटर आया, एक कंपनी का ऑफर लेटर आया, दूसरे किसी का नाम लेते हैं, किसका नाम लें? ऊपर से नाम लेते हैं, अंजलि पटेल। एक कंपनी का ऑफर लेटर आया अंजलि के पास, ठीक। अब हुआ क्या? अंजलि वॉज वेरी एक्साइटेड, ऑफर लेटर आया, वाह, ठीक है। ऑफर लेटर देखते ही वो क्विकली क्या करती हैं? उसके ऊपर में साइन कर देती हैं, यस आई एक्सेप्टेड। और मजेदार बात देखो अंजलि की, उसको एक्सेप्ट करके फिर अपने पास रख लेती हैं ड्रॉअर में, और जिस दिन की ज्वाइनिंग डेट लिखी रहती है उस दिन जाकर के पहुंच जाती है, लो हम आ गए। कंपनी कहती है मैडम आप कौन? अरे हम अंजलि पटेल, आपको याद है आपने हमको ऑफर लेटर भेजा था। तो कंपनी कहती है आपने एक्सेप्टेंस कहां भेजा? अरे ये है एक्सेप्टेंस। कंपनी ने कहा आपने भेजा कहां था हमारे पास में? अच्छा भेजना भी था क्या? ओ, हम तो साइन करके रख लिए थे अपने पास। क्या वो एक्सेप्टेड माना जाएगा? नहीं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, तभी तो एक्सेप्टेंस माना जाएगा, नहीं तो एक्सेप्टेंस नहीं। mere silence does not amount to acceptance। समझ? चुप है इसका मतलब हां, चुप है इसका मतलब हां नहीं। If the offer is one which is to be accepted by being acted upon, no communication of acceptance to the offerer is necessary. Communication is stipulated for the offer itself। इसका मतलब अगर जैसे कुछ करके आपको एक्सेप्टेंस देना है, जैसे अगर हमने कहा कि अगर तुमको एक्सेप्ट हो, अगर तुम इसको एक्सेप्ट करते हो तो इसका पैसा लगा देना। हमने तुमको कुछ गुड्स भेजे, हमने कहा भैया इसको खरीद लो आपने, और हमने ये भी कहा कि अगर इसको खरीदना होगा तो इसका पैसा लगा देना, अगर इसका पैसा नहीं लगाओगे तो हम मान लेंगे कि नहीं खरीदा, ठीक। हम ये नहीं कहा कि अगर पैसा नहीं लगाओगे तो खरीदना पड़ेगा, ये वो, ये नहीं कर रहे कि कुछ नहीं करने पर तुमको हम हाँ मान लेंगे। हम कह रहे हैं अगर खरीदना होगा तो पैसा लगा देना, नहीं खरीदना होगा तो छोड़ देना। और तुमने पैसा लगा दिया, इसका मतलब कि तुमने क्या कर लिया? एक्सेप्ट। तो इस केस में तुमको कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस देने का जरूरत नहीं, बस जो उसने कहा एक्सेप्टेंस करने के लिए करना है वो कर दो। क्या पैसा लगाना है? पैसा लगा दो। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम, ठीक है। मान लो अगर हमने समय सीमा नहीं भी लिखी, हमने कहा कि ये पेन खरीद लो, और तुम सोच रहे हो सोचते 6 महीना बिता दिया, 6 महीने बाद आकर के कह रहे हो रीजनेबल टाइम है क्या? नहीं, लेकिन तुरंत बोल दिया आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, डिपेंड करते हुए, तो हाँ रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस दे देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कंसिडरेशन है, डॉक्ट्राइन ऑफ ब्रेविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, व्हेन कंसिडरेशंस आर नेसेसरी, इलीगल अग्रीमेंट, willful misrepresentation, fraud, contracts under fraud, legal object, ढेर सारी चीजें
एक और टॉपिक आज हम आपके साथ में कवर अप करेंगे एंड देन यू विल बी फ्री, या स्टूडेंट्स, एक्चुअली आई हैव अनदर क्लास राइट नाउ, ठीक है। आई जस्ट बी कवरिंग वन मोर टॉपिक विथ यू क्विकली, और उसके बाद आपको बताते हैं कि आप इन लेक्चर्स को अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो कैसे कैसे करके, कहां से इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सुनना ध्यान से, एवरीबडी प्लीज फोकस। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, हमने आपको सिखा दिया। अब इसके बाद है आपका अगला टॉपिक, इट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मीनिंग आपको आज सिखा रहे हैं, इसको बस ध्यान से सुनो। कंसिडरेशन का मतलब हुआ समथिंग इन रिटर्न, बोलो क्या, समथिंग इन रिटर्न, उसे हम कहते हैं क्विड प्रो क्यो, बोलो क्विड प्रो क्यो, माने समथिंग इन रिटर्न। तो देयर हैज टू बी समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो। तो इट कैन बी, सुनो, इट कैन बी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, एन एक्ट और forbearance of one party or the promise thereof is the price for which promise of other is bought। इसका मतलब आप जो कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं, जो कर रहे हैं दूसरे के बदले, दैट इज कॉल्ड एज योर कंसिडरेशन। हालांकि जो मेन डेफिनेशन आपको याद रखनी है वो ये है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी, दिख रहा है तुम लोग को, when at the desire of the promisee or any other person, बोलो, when at the desire of the promisee or any other person, यानी प्रोमिसी के डिजायर पर, भैया हमको चाहिए कंसिडरेशन, अब प्रोमिसर देगा, प्रोमिसी लेगा, तो मेरे कहे के हिसाब से अगर तुमने कुछ किया या कुछ नहीं किया, अच्छा कुछ करना मतलब हमने कहा बिजनेस करना, ये कर देना, वो कर देना, ये सप्लाई करना, ये बिजनेस मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, मेरा नाम किसी और को मत देना, ये किसी और को सप्लाई मत करना, तो हैज डन ये एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अच्छा आपको पता है, हमने अगर पास्ट में आपके लिए कुछ किया उसके बदले भी आज कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कंसिडरेशन पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। मेरे को ₹1,00,000 दो, हम फ्यूचर में आपको एक घर बना करके देंगे। मेरे को आज ₹1,00,000 दो, फ्यूचर में आपको ₹2,00,000 देंगे। ये आप मेरे को आज दे रहे हो, हम आपको कब देंगे, फ्यूचर। तो कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर का भी हो सकता है। तो देखो 3 तरीके से कहता है, हैज डन या एब्सटेन्स, विल डू या एब्सटेन, डन या एब्सटेन्ड, डज या एब्सटेन्स, promises to do or abstain from doing something, such an act or absistence is called as consideration for the promise। ठीक है, नेक्स्ट, बस ये इसका एग्जाम्पल था। इसमें मीन सीखा क्या हम लोगों ने, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, इज दिस क्लियर? चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आप इन लेक्चर्स को कैसे कैसे करके रिवाइज कर सकते हैं। बट आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।